टॉपिक है जो आपका इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट और थोड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक। ठीक है, एंड टॉपिक इज़ हीम प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। ठीक है, और मोस्टली हीम के साथ रिलेटेड है, हीम की सिंथेसिस, डिक्लोरोसिस। ठीक, अच्छा जी। यूएचएस के अंदर आप अपना जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर आप इसके टेस्ट टॉपिक्स देख सकते हैं। वैसे मैंने स्लाइड के स्टार्ट में भी डाले, लेकिन वो टेस्ट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी नहीं। स्टार्ट में मैंने आपको सिर्फ इतना बताना है कि हमने जो सिलेबस, इस टॉपिक के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। आपने प्रोटीन के अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर? यस मैम, पढ़ा है। यस मैम, पढ़ लिया। पढ़ लिया है, ठीक है। तो फिर मैं उसको एक क्विक रिव्यू दे दूंगी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर को। हीम का स्ट्रक्चर पढ़ा है? मैम यस। हीम का भी पढ़ लिया है? नो मैम, हीम का तो हीमोग्लोबिन नहीं एंड पढ़ा। मायोग्लोबिन का पढ़ा। ठीक, तो हीम का स्ट्रक्चर हम कर लेंगे आज। ठीक, सबसे पहले हम हीम का स्ट्रक्चर करेंगे। हीम के बाद हम करेंगे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का ओवरव्यू। फिर ये कि रिवर्सिबली हाउ इट बाइंड्स ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन इसका काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, या बाकी जो हीम प्रोटीन्स है उनका क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, रोल हम इसका फंक्शन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, या ऑक्सीजन को रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हम आज का हमारा यही टॉपिक। ठीक, कल हम करेंगे, अगर तो हो जाता है ये टाइम के ऊपर तो फिर हम इससे फर्दर आगे भी चले जाएंगे, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन की टाइप्स तक हम आज करेंगे कि कितनी टाइप्स हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की हैं। एक ही टाइप नहीं है हीमोग्लोबिन, इट हैज मल्टीपल टाइप्स। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप लोग मेंटली अवेक हैं? आर यू ऑल प्रेजेंट मेंटली? यस मैम। यस मैम। एक सिर्फ बेहतर आवाज आई है, बाकी सोई हुई आवाजें हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड, ये सही आवाज है। ठीक, और कुछ पढ़ा भी है छुट्टियों में कि नहीं? नो मैम। गुड, नो मैम। एग्जाम आ रहा है, नो पढ़ना मैम। ईद की ईद के छुट्टियां बाद थे पढ़ेंगे मैम। ईद की इंशाल्लाह। नमाज पढ़ी है, चलो गुड, वेरी नाइस। लेकिन ये कि अब आपकी ना एग्जाम आ रहा है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना शुरू कर दें। ठीक, अच्छा जी। हीमोग्लोबिन है, मेजर टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। खैर जरा मैं एक थोड़ी सेटिंग कर लूँ जिससे मुझे पता चले कौन बच्चा मुझे जवाब दे रहा है। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। ठीक, अब स्टोरी ये है दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और हमारा साइज जो है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स काफी बड़ा साइज होता है। ठीक है, हम साइज के अंदर बड़े हैं, और हमें जिंदा रहने के लिए, टू ब्रीथ, और एवरी सेल नीड ऑक्सीजन। हर सेल को ही। और आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही? यस सनली, सही है मैम। एस्टर को आवाज आ रही है कि नहीं? एस्टर अली इज आस्किंग, आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अब आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत कम है। कोई अपना माइक शाइक देखो। ठीक है मैम, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, तो हमें ऑक्सीजन जो है, लिपिन कॉर्ड का चैप्टर, ये आपको जो है ना पढ़ने के लिए बेसिकली यू हैव टू डू इट फ्रॉम लिपिन कॉर्ड।
लिपिन कॉर्ड के अंदर चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स में से हम ये कवर करेंगे। एक चैप्टर है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स चैप्टर का नंबर नहीं, मुझे हर असल में एडिशन के अकॉर्डिंग पेज वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ चैप्टर का नाम बता रही हूँ। इट इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जो आज का टॉपिक है ये हमने ग्लोबुलर प्रोटीन्स में से कर, बाकी जो हम इससे नेक्स्ट करेंगे वो और एक और चैप्टर है, वो मैं आपको बाद में बता दूं जब हम कल करेंगे, ठीक है। इसमें अच्छा, अब हमें क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए है जिंदा रहने के लिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर खाली डिफ्यूज हो जाती, इस तरह भी तो हो सकता है ना, हमारे स्किन से डिफ्यूज हो जाए अंदर और अंदर आके हमारे सेल्स को मिल जाए ऑक्सीजन, लेकिन इस तरह नहीं होता। इस तरह क्यों नहीं होता? इसलिए इस तरह नहीं होता क्योंकि जो ऑक्सीजन है इट इज नॉट सॉल्युबल इन आवर प्लाज्मा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर सॉल्युबल नहीं है, और ऊपर से हमारा साइज इतना ज्यादा है, वो सर्कुलेट नहीं होती इतनी जल्दी हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच सकती, एंड आवर सेल्स कैन नॉट वेट इवन फॉर अ सेकंड जो कि ऑक्सीजन के बगैर रह सके, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मल्टीपल मैकेनिज्म्स बनाए कि हमारे अंदर हमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर सेल को रेडिली अवेलेबल हो, ठीक है। अब वो क्या मैकेनिज्म्स बनाए? वो मैकेनिज्म्स जो हैं ये बनाए कि हमारे अंदर एक खास प्रोटीन्स बनाए जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर सके और ऑक्सीजन को स्टोर कर सके, ठीक है। अब आप लोगों ने पिछली अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा जिस तरह दैट द प्रोटीन्स दे कैन बाइंड द लाइगेंड्स, और पढ़ा है जिस तरह एंजाइम्स हैं दे कैन बाइंड द सबस्ट्रेट, प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं। Yes, miss. Yes, miss. अब जो प्रोटीन जो है जो किसी चीज को बाइंड करती है, दैट प्रोटीन इज, और जो बाइंडिंग थिंग जो चीज बाइंड कर रही होती है उसको हम कहते हैं कि लाइगेंड, ठीक है। यूएचएस का सिलेबस मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये ना मैं आपको भी बता नहीं रही, इस तरह रीड नहीं करी, आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, तो द थिंग व्हिच बाइंड्स टू द प्रोटीन इज कॉल्ड एज लाइगेंड, ठीक है। और ये जो लाइगेंड बाइंड करता है ये एक खास साइट के ऊपर करता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग साइट। फॉर एंजाइम इट इज द एक्टिव साइट, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम नहीं है, एंजाइम के अलावा बाकी प्रोटीन है, तो इट इज कॉल्ड द बाइंडिंग साइट, ठीक है। वो बाइंडिंग साइट के ऊपर जो लाइगेंड बाइंड करता है इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द साइट, या जो लाइगेंड बाइंड कर रहा है उसको क्या चार्ज है, उसकी क्या साइज है, उसको क्या शेप है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगर एक प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन लगा ले, ठीक है, उस प्रोटीन के ऊपर एक बाइंडिंग साइट है, ठीक है, और उस प्रोटीन के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में कुछ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल है। अब वो प्रोटीन थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल को तो नहीं बाइंड करेगी ना, इट विल बाइंड ओनली द मॉलिक्यूल विच इज मेंट टू बी बाउंड, जिसको सिलेक्ट करेगी, ठीक है, जो वहां पर आकर फिट हो सकेगा साइज के अकॉर्डिंग, अपनी शेप, अपने चार्ज के अकॉर्डिंग, वहां पर आके जो फिट हो सकेगा सिर्फ वो उसको बाइंड करेगी, ठीक है। जिस तरह एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, हम भी एज अ ह्यूमंस आप देखें तो हमारे पास भी हो सकता है अल्लाह ताला ने को बाइंडिंग साइट्स लगाई हो, ठीक, हमारे इर्द गिर्द 1000 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, लेकिन हर किसी के साथ हमारे इंटरेक्शन, हर किसी के साथ हमारी दोस्ती उस तरह नहीं होती है, ठीक है। वी हैव स्पेसिफिक, जिस तरह आप कह सकते हैं को बाइंडिंग साइट्स हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है, कुछ लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं उनके पास भी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स हैं, और उन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर वो सिर्फ वही लाइगेंड बाइंड करेंगे, इर्द गिर्द उनके चाहे 1000 मॉलिक्यूल्स पड़े हों, लेकिन वो उन 1000 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ उस मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगे जो वहां पर आकर फिट होता है, ठीक है। उसकी जो बाइंडिंग साइट है उसकी शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग वहां आकर फिट होता है। अब वो जो बाइंडिंग साइट होती है इट इज नॉट फिक्स्ड साइट, कोई एक सख्त सी चीज नहीं होती है, ठीक है। वो अपनी शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर लेती है, ठीक। जब वो लाइगेंड आके वहां लगता है तो वो प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट है वो अपनी शेप को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेती है, दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट, ठीक है। दिस model of binding of the ligand to the protein is called as Induced fit. Induced fit. induced fit. Induced fit mean कि जब जो ligand उधर आके लगेगा तो वो बाइंडिंग साइट अपनी शेप अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत उसके मुताबिक चेंज कर ले, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट। अब हमने जो प्रोटीन्स की एग्जांपल पढ़नी है जिन्होंने जो कि एज अ बाइंडिंग प्रोटीन होंगी, जो किसी लाइगेंड को बाइंड करेंगी,
हमने पढ़नी है इस वक्त हीम प्रोटीन्स, ठीक है, द प्रोटीन्स विच कंटेन्स हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। इस वक्त हमने सिर्फ वही वाली प्रोटीन्स पढ़नी है, बाकी प्रोटीन्स और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमने इस वक्त इस चैप्टर के अंदर हमारे के साथ जो कंसर्न है वो सिर्फ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया इतनी दूर तक, इतना लार्ज डिस्टेंस है हमारी बॉडी का, ठीक है, सर से लेकर पाँव तक ऑक्सीजन को ट्रेवल करने के लिए इन फ्यू मोमेंट्स उसको ट्रेवल करना होता है, उसको पहुंचना होता है, ठीक है। अगर नहीं ऑक्सीजन जिस एरिया में नहीं पहुंचती वो एरिया जो है वो डेड हो जाता है, ठीक। तो इतना जगह पहुंचने के लिए हमारी बॉडी पे अल्लाह ताला ने डिफरेंट मैकेनिज्म बनाए, ठीक। अब वो मैकेनिज्म क्या बनाए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि ऑक्सीजन को कैरी करा सके, ठीक। अब वो मॉलिक्यूल क्या है, किसी प्रोटीन के अंदर या जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड हैं, किसी अमाइनो एसिड के साइड चेन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो ऑक्सीजन को कैरी करा सके, ठीक है। इफ इट इज ओनली अ प्रोटीन, तो प्रोटीन अकेली ऑक्सीजन को कैरी नहीं करा सकती, ठीक है। अगर हम कहें कि खाली अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड ऑक्सीजन को बाइंड करें और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज द साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी कि वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या हम इसके अंदर मैकेनिज्म किया, हम सिर्फ और सिर्फ कौन चीजें हैं या क्या जी किस तरह से फिर ऑक्सीजन जा सकती है, हमारे पास सिर्फ मेटल्स ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं रिवर्सिबली। इट इज नेसेसरी दैट ऑक्सीजन मस्ट बाइंड रिवर्सिबली, ठीक है। अगर तो ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया किसी चीज ने और उसने उसको रिलीज ही ना किया, तो फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग का फायदा तो नहीं है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को सिर्फ अपने साथ बाइंड ही रखा और उसने हमारे टिश्यूज को रिलीज ही नहीं किया, ठीक है। सो द रिवर्सिबल बाइंडिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सिर्फ मेटल्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सके रिवर्सिबली। और वो मेटल्स कौन कौन से हैं, किसी को आइडिया है कौन कौन से मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन को रिवर्सिबली बाइंड कर सकते हैं? Copper, कॉपर एंड Iron. magnesium, आयरन, Iron. आयरन एंड कॉपर मेनली, ठीक है। मैग्नीशियम भी आता है कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इट इज conferred by the metals of iron and copper, ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर ये दोनों अब मेटल्स जो है ये ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं रिवर्सिबली, ठीक। अब ये जो मेटल्स हैं आयरन और कॉपर, ये डायरेक्ट प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज हीम, एंड हीम इन टर्न इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोटीन, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है। आयरन जो है, स्पेसिफिकली अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वी हैव आयरन। आयरन जो है इट इज नॉट डायरेक्टली बाउंड टू द प्रोटीन, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली नहीं बाउंड करता, ठीक है। इंस्टेड इट इज बाउंड फर्स्ट टू हीम, ठीक है। ये मैंने इस तरह ही हीम बनाया है उल्टा सीधा, क्योंकि ये ना मुझे ये टच स्क्रीन नहीं है तो ड्रॉ करने में जरा इशू होता है, ठीक है। सो आयरन फर्स्ट इट इज बाउंड टू हीम, एंड हीम देन इट इज बाउंड टू द प्रोटीन। इसके इर्द गिर्द फिर यहाँ पर सारी प्रोटीन है, ठीक है। हीम जो है उस प्रोटीन की पॉकेट के अंदर होती है, ठीक। अब आयरन इट कैन बी इन टू फॉर्म्स। अगर इस तरह से हो कि आयरन हीम के साथ बाइंड करे, आयरन अगर अकेला हमारी बॉडी में होता कि आयरन के अंदर अगर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है और आयरन ऑक्सीजन को बाइंड करके ट्रेवल करा दे इधर उधर, तो आयरन अकेला ऑक्सीजन को बाइंड करके ट्रेवल नहीं करा सकता, ठीक है। क्यों नहीं करा सकता? कि अगर अकेला आयरन हो, फ्री आयरन, इफ द आयरन फ्री आयरन फेरस फॉर्म में हो, ठीक है, आयरन मस्ट बी इन फेरस फॉर्म +2 फॉर्म, ठीक है, तो ही ये ऑक्सीजन को रिवर्सिबली बाइंड कर सकता है, सिर्फ इस फॉर्म में। यह बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे हम कुछ डिजीजेस पढ़ेंगे, उसके अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट आयरन ओनली इन Fe2 फॉर्म इट कैन रिवर्सिबली बाइंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगर खाली आयरन और हम कहें कि भाई आयरन खाली होता और वो ऑक्सीजन को इधर से उधर ट्रेवल करा लेता, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? कि जब इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है। क्या बना देता है?
reactive oxygen species. Okay, it makes reactive oxygen species. Now, what are reactive oxygen species? किसी को idea है? What are reactive oxygen species? ROS. Ionic form. What? Ionic form में नहीं इसके साथ interact Ionic करेगा. Okay, reactive oxygen species are those oxygen molecules which carry an extra electron or a free electron. इनके पास यानी कि reactive molecule होते हैं oxygen की different forms. Oxygen it can be in hydroxyl form, it can be in the superoxide form. ठीक, तो ये होती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, अगर फ्री आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो इट विल कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, एंड दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस. ये हमारे अंदर हमारे डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, हमारे स्किन को, हमारे सेल्स को, हमारी प्रोटीन्स को डैमेज कर सकते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. ठीक है, इसीलिए आयरन फ्री ऑक्सीजन को ट्रेवल नहीं करा सकता. फ्री आयरन इट कैन नॉट बाउंड ऑक्सीजन और इट कैन नॉट मेक ऑक्सीजन अवेलेबल टू द टिश्यूज. ठीक है, यहां तक समझ आ रही है? यस मैम. ओके मैम रिवर्सिबली बाइंड करने का क्या मतलब होता है? रिवर्सिबली बाइंड करने का ये मतलब होता है कि वो बाइंड करके इसको रिलीज भी करा दे, खाली बाइंड ही ना अपने साथ किए रखे. ठीक है, इट कैन बाइंड एंड इट कैन रिलीज, तभी हमें फायदा है. ठीक है, अगर वो खाली अपने साथ इसको बाउंड ही रखेगा तो फिर तो ये इसको रिलीज नहीं कराएगा तो हमारी बॉडी तक तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो फिर इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा. मिस ये जो आपने बताया कि जो फेरस आयरन है वो रिएक्ट करेगा ना ऑक्सीजन के साथ और फिर आरओएस फॉर्म करेगा अगर फ्री हो तो. अगर फ्री हो free. तो. ठीक है, इसीलिए फ्री ठीक है. ऑक्सीजन नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई दिस आयरन इट इज बाउंड टू अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज हीम. इसीलिए हीम के अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड है. और दूसरी इसकी ये वजह है कि अगर आयरन फ्री होगा, ठीक, और ये ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट या दो हीम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अगर इसके इर्द गिर्द प्रोटीन नहीं होगी, इफ द आयरन इट इज बाउंड टू हीम, आयरन हीम के साथ हम कहें कि पहले हमने कहा कि खाली आयरन होता तो क्या ये ऑक्सीजन को ट्रेवल करा सकता था? तो मैंने आपको क्या बताया, क्या ये करा सकता है? नहीं करा सकता. क्यों नहीं करा सकता? मिस ये आरओ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और फिर वो डैमेज कर देगा. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि आयरन है और वो हीम के साथ बाइंड कर जाए, ठीक है, हीम मॉलिक्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो, ठीक, और फेरस फॉर्म में ही होगा, तो फिर क्या ये ट्रेवल करा सकता है कि इसके इर्द गिर्द कोई प्रोटीन ना हो, सिर्फ Yes. हीम और आयरन हो? नो, इट कैन नॉट. No. If only heme and iron they are present, they cannot transport oxygen. Why? Because कि जो iron है अगर ये heme molecule के साथ react करता है तो it is being convert, अगर इसके इर्द गिर्द प्रोटीन नहीं होती then it is converted to ferric form. ठीक है, it is converted to ferric form, और ferric form के अंदर it does not release oxygen, it does not reversibly bind oxygen. ये ऑक्सीजन को बाइंड अगर कर भी लेगा तो उसको रिलीज नहीं कराएगा, तो फिर हमें उसको कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो खाली आयरन भी नहीं चलेगा, आयरन बाउंड टू हीम मॉलिक्यूल्स भी नहीं चलेगा, तो फिर क्या चीज हमें जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन मिलेगी? आयरन बाउंड टू हीम and the heme molecule it is incorporated in a protein which is called as either myoglobin or a hemoglobin. ठीक है, और जो प्रोटीन है ये ग्लोबिन प्रोटीन है. ठीक है, प्रोटीन हो, प्रोटीन के अंदर हीम, एक पॉकेट बनी हो, उस पॉकेट के अंदर हीम हो, ताकि बाकी एनवायरनमेंट के साथ जो है इसका इंटरेक्शन ना हो इस आयरन का. ठीक है, बात समझ आती है? बात मैम ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दोबारा बता दें. ठीक, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आप डिटेल के अंदर लिपिड्स के अंदर करेंगे दैट हाउ दे आर फॉर्म्ड. अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर हम ये इमेजिन करें कि हमारे अंदर, मैंने आपको बताया कि मेटल आयंस के अंदर सिर्फ ये प्रॉपर्टी है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर भी आयरन, और आयरन भी सिर्फ फेरस फॉर्म में. ठीक है, तो हम ऐसे कहें कि इतना हीम के साथ अटैच्ड है, फिर प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि खाली आयरन हो फेरस फॉर्म में और वो ऑक्सीजन को पहुंचा दे जहां उसने पहुंचाना है?
तो मैं आपको ये तब ये बताया है दैट इफ आयरन इट इज बाउंड टू ऑक्सीजन then it does a reaction and oxygen is being converted to the reactive oxygen species और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं ये मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, वो आप डिटेल में लिपिड्स के अंदर करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ दैट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर दो स्पीशीज जिसके अंदर ऑक्सीजन डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, लाइक इट कैन बी इन अ सुपर ऑक्साइड रेडिकल जिसके पास ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एंड दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। वो ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में हो सकता है, ये OH की फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोक्सिल आयन, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। These electrons they can damage our DNA, they can damage our proteins, they can damage our macromolecules, they can damage our cell membranes, ठीक है। और जब सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं तो अंदर से सारा मटेरियल बाहर ooze out हो सकता है, हमारी सारी चीज हो जाती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमारे अंदर बनती रहती हैं, ठीक है, लेकिन उनको के अंदर एंजाइम्स हैं जो कि इनको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को स्टेबलाइज करा देते हैं, ठीक है, इसको एक्ट नहीं करने देते। इसकी डिटेल आप लिपिड्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो फ्री आयरन नहीं एक्ट कर सकता, आयरन बाउंड टू द हीम ओनली, इट इज कन्वर्टेड टू फेरिक, तो आयरन बाउंड टू हीम मॉलिक्यूल्स इट कैन नॉट रिएक्ट, इट इज नॉट फीजिबल फॉर अस टू दैट दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक। तो हमें जो चीज फीजिबल है अल्लाह ताला ने और टू द बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन, आयरन बाउंड टू हीम एंड देन इट इज बाउंड टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल, यही सबसे ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रेवल करा सकता है और ऑक्सीजन को स्टोर करा सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आती है बच्चों? यस मिस। यस मैम। ओके, ठीक है जी। ये सारी डिटेल इधर मैंने स्लाइड्स में लिखी हुई थी, लेकिन वो स्लाइड्स में पढ़ने के बजाय मैंने आपको वैसे ही जुबानी बता दिया है, ठीक है। तो हमें इसको अब मैं सबको जो है ना स्किप कर रही हूँ सारी स्लाइड को, ठीक है। प्रोस्थेटिक, व्हाट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप? जो टाइटली अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है व्हाट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप? Okay, it is a non-protein part Yes. and which is tightly bound to the protein part. ठीक है, जो उसका पार्ट होता है एक तरह से, ठीक है। तो हीम जो है it is the prosthetic group of hemoglobin and myoglobin और heme proteins. Heme is the prosthetic group for hemoglobin and myoglobin and other heme proteins also. ठीक है। अब हमने जो करनी है वो हीम प्रोटीन्स, मैंने आपको बताया, आपको क्वेश्चन आ जाता रहा है पिछले यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के अंदर दैट डिफाइन हीम प्रोटीन्स एंड एन्यूमरेट 4 हीम प्रोटीन्स अलोंग विद देयर फंक्शंस, ठीक है। सो हाउ कैन यू डिफाइन हीम प्रोटीन्स? हीम प्रोटीन्स के नाम से आपको क्या पता चलता है? वैसे तो लिखा भी हुआ है मिस कि इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है बेसिकली। मिस प्रोटीन से है वो अटैच हीम के साथ। Okay. Yes, very good. प्रोटीन The के साथ अटैच है। proteins which contain heme as a prosthetic group, they are called as heme proteins. ठीक है। अब हर हीम प्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप तो हीम होगा, लेकिन हर हीम प्रोटीन का फंक्शन अलग होगा, ठीक है। हर हीम प्रोटीन के अंदर हीम का रोल अलग होगा। वाई? इसलिए अलग होगा क्योंकि जो इर्द गिर्द प्रोटीन का एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट की वजह से हीम अपना मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम इज अ प्रोटीन, साइटोक्रोम, ठीक है। साइटोक्रोम के अंदर एटम्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। यहाँ हमें किसने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करना है इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी हीम है बट द फंक्शन ट्रांसपोर्ट हीम इज आल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, इट इज अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इसने इसको डिटॉक्सिफाई करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। कैटालेज आल्सो कंटेन हीम
बट यहाँ पर हीम का काम ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना है ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है, बल्कि कैटालिस में फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज, और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मायोग्लोबिन के अंदर हीम का मेजर काम है कि इसने सिर्फ मसल्स के अंदर हीम को सॉरी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है मसल्स के अंदर, और इस वहां पर इसको स्टोर भी करना है। मायोग्लोबिन का काम है। ठीक है, 4 हीम प्रोटीन्स के नाम बताए मैंने आपको। Yes, ma'am. Who will repeat the 4 हीम प्रोटीन्स? मैं इसके अलावा और भी हीम प्रोटीन्स के नाम बताऊंगी। बताएं जी, कौन कौन सी हीम प्रोटीन बताई है मैंने अभी आपको? cytochrome, कैटालिस, catalase, हीमोग्लोबिन, hemoglobin and myoglobin. ठीक है, एंड और आप सबको इसके फंक्शन भी समझ आए? यस मैम। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर एक लिस्ट है प्रोटीन्स की, ताकि अगर आपको क्वेश्चन आए और ये 4 के अलावा अगर आप कोई और लिखना चाहें, ठीक है, या आपको ये 4 में से कोई याद ना आए, तो आपको एक मैंने लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स बताई है, जो याद आए वो लिख दें। हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन मसल के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है, स्टोर भी करता है। ठीक है, साइटोक्रोम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन P450, ठीक है, इसका मेन काम हाइड्रोक्सिलेशन है। ठीक है, आप हाइड्रोक्सिलेशन भी लिख देंगे तो भी ठीक है। कैटालेस मैंने आपको बताया था, degrades hydrogen peroxide which is it is an contain heme। ठीक है, और ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसिस कराता है हमारी बॉडी के अंदर। peroxidase is also a heme protein, it is involved in oxidation। tryptophan pyrrolase is also a heme protein and it is involved in the oxidation of tryptophan। so ये list of heme proteins है। आवाज कट रही है मेरी? मैम xenobiotics का बता यस दीजिए। मैम। Yes, ma'am. Cut के आ रही है। Hydroxylation of xenobiotics। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट का इशू है, अगर अब बेहतर है तो बताएं, वरना मैं अपना नेट चेंज करूं, दूसरे नेट पे शिफ्ट कर देती सही हूँ। है मैम। ये सब बताएं सही ठीक आ रही है कि नहीं? जी सही है। आप ठीक? ओके, अच्छा, जीनोबायोटिक्स जो है ये मैं आपको इसीलिए इसकी डिटेल में नहीं गई अभी कि फिर वो एक अलग से टॉपिक शुरू हो जाता है। जीनोबायोटिक्स आर दोस मॉलिक्यूल्स विच आर ड्रग्स खाते हैं, दवाइयां वगैरह, या जो हम डिफरेंट पोल्यूटेंट्स अपने अंदर इनहेल करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी ने उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है या उसको एक्सक्रीट कराना होता है बॉडी से। ठीक है, उसको एक्सक्रीट कराने के लिए या उसको डिटॉक्सिफाई कराने के लिए द बॉडी हाइड्रोक्सिलेट्स इट। हाइड्रोक्सिलेट जब उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं तो फिर ये सॉल्युबल बन जाते हैं और ये हमारे यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो साइटोक्रोम P450 इज द एंजाइम व्हिच हाइड्रोक्सिलेट्स xenobiotics। ओके, तो मैम मतलब xenobiotics लेकिन ड्रग्स ये है, इसकी आप सेकेंड ईयर hydroxylation के अंदर होती ये टॉपिक डिटेल के अंदर करें। वो ड्रग्स भी हो सकते हैं, पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, है। ओके आप मेनली ये टॉपिक सेकेंड ईयर के अंदर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन भी आता है, सेकेंड ईयर के अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हीम का स्ट्रक्चर हम कर लेते हैं, दैट व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ हीम। हीम के स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर 4 पायरोल रिंग्स। ये जो छोटा वाला मेरी अगर आपको एरो नजर आ रहा है, दिस इज 1 पायरोल रिंग। सो 1 2 3 and 4, these 4 pyrrole rings, they are connected together by the bridges, and these bridges are called as methylene bridges। ठीक है, इस नेटवर्क को देखें, so it contains a network of conjugated double bond। ठीक है, conjugated double bond क्या होते हैं जी? What are conjugated double bonds? मैं एक बॉन्ड छोड़ के नेक्स्ट बॉन्ड पे डबल बॉन्ड होता। Alternating double bonds. ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। Alternate. Okay. Alternating double bonds can change their position also. Is it so?
like in Yes, ma'am. benzene. Yes, ma'am. ओके और ये जो ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं इनकी एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होंगे दे कैन एब्जॉर्ब लाइट. ठीक है, द ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स दे कैन एब्जॉर्ब लाइट. ठीक है, सो हीम कंटेन्स ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, इट कैन एब्जॉर्ब लाइट, और जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसकी वजह से जो हीम का कलर है इट इज रेड. जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है उसकी ये वजह है, बिकॉज दीज ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स दे कंटेन they absorb light and they give the color red color to our blood. ठीक है, अब ये जो हीम है इसके सेंटर में आयरन लगा होता है. ठीक है, आयरन इट हैज 6 बाइंडिंग साइट्स. Iron has 6 binding sites. It can make 6 bonds. ठीक है, 6 में से 4 bonds are made with these pyrrole rings. इनके जो नाइट्रोजन्स हैं इसके साथ 4 बॉन्ड बन जाते हैं. Will make 4 bonds with these nitrogens, the 4 nitrogens or 4 pyrrole rings of the heme. ठीक है, बाकी बच जाते हैं ये 2 बॉन्ड. ठीक है, इन 2 बॉन्ड में से one of the bond it is made with the protein molecule, the globin molecule. ठीक है, एक बॉन्ड के थ्रू ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है. And the bond, one bond which is left, it is bound to oxygen. The one side which is left, it will bind oxygen directly. ठीक है, समझ आ रही है? Yes, ma'am. ओके, अच्छा आपकी क्लास में भी थोड़े थोड़े ही बच्चे हैं जो कि जवाब दे रहे होते हैं, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे होते. तो सब लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें. आप में से आप मुझे कोई रिपीट करें हीम का स्ट्रक्चर. मैं करूं? जी फाइजा बताए. मैम हीम के सेंटर में एक आयरन होता है और हीम के सेंटर में आयरन होता है और हीम के अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो आपस में अटैच होती हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की वजह से, जो ऑब्जर्व लाइट करते हैं और ठीक है. रेड कलर देते हैं. और आयरन की टोटल 6 बाइंडिंग साइट्स होती हैं 4 पायरोल रिंग्स के साथ, और जो बाकी 2 रह जाती हैं ठीक वो है. एक प्रोटीन के ग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगी और एक आयरन ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, ओके, समझ आई. आपने अभी से मुझसे कोई पूछ रहा था रिपीट कर दे, तो आपको पता चला. हाइका थे, कौन थे बेटा? पता लग गया. यस मैम, पता लग गया. ओके, अच्छा जी, ये भी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज आयरन विच इज बाउंड टू द पोरफायरिन रिंग. वन ऑफ द साइड, अब 2 साइड्स जो रह जाती हैं, एक साइड के ऊपर इट इज बाइंड टू द ग्लोबिन, और ग्लोबिन के ऊपर भी किधर बाइंड करती है? टू अ स्पेसिफिक हिस्टिडीन अमाइनो एसिड इन द ग्लोबिन चेन. ठीक है, और दूसरी जो एक कोऑर्डिनेशन साइट रह जाती है उसके ऊपर ऑक्सीजन इट इज बाउंड डायरेक्टली. ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. मैम हिस्टीडीन की जगह और कोई अमीनो एसिड भी? नहीं, यहाँ पे जब ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर्टी आती है ना, तो ये हिस्टिडीन के अंदर ही प्रॉपर्टी है ये कि आयरन के साथ यहाँ पर ये बाइंड करेगा. इधर हिस्टिडीन ही मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड होगा, हिस्टिडीन के अलावा कोई और नहीं. ओके मैम. अच्छा जी, अब जो है 2 तरह का आयरन है. ठीक, एक जब वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड होता है, एक जब वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड नहीं होता. ठीक है, अब हर वक्त तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में नहीं होता ना हीम. ठीक, अगर तो वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड है
ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट, एंड इफ इट इज नॉट बाउंड टू ऑक्सीजन देन द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। अगर तो ये ऑक्सीजन के साथ बाउंड है देन इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द कलर इज ब्राइट रेड। ठीक है, and if it is not bound to oxygen then the electronic properties they are changed and the color of the deoxygenated blood is purple and the oxygenated blood जो आपका arterial blood है it is bright red। ठीक है, why? Due to the binding of oxygen the electronic properties of the heme they are changed। ठीक है, heme के iron की properties change हो जाती हैं जिसकी वजह से color of the heme it changes। ठीक है, समझ आ रही है बात की? यस मैम। ठीक, अच्छा आप लोग 1 मिनट रुके बच्चे जरा। ठीक है, मैं बस आ रही हूँ 1-2 मिनट के अंदर। अब ओके, आई एम बैक। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके गुड। अच्छा जी, अच्छा अब एक और बात इसकी ये है इम्पोर्टेंट दैट मैम बिसाइड आपकी आवाज बहुत आहिस्ता है। अच्छा है, मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही चलो आप बताओ अब आ रही है? है। यस मैम, यस आप मैम। सही। ओके, अच्छा अब ये है कि ऑक्सीजन के अलावा दिस हीम मॉलिक्यूल इट कैन बाइंड अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो। ऑक्सीजन के अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर सकते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को तो ये इतनी ज्यादा अफिनिटी से बाइंड कर सकते हैं, इट कैन बाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड विद मोर अफिनिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, कि अगर ऑक्सीजन हो और कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस। ठीक है, और अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उसके इर्द गिर्द या कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ले, कार्बन मोनोऑक्साइड इट विल रिप्लेस ऑक्सीजन, इट विल बाइंड हीम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी इज टू बाइंड विद हीम इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है,
इसीलिए ये टॉक्सिक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी जो बाइंडिंग है ना, ये मैं आपको डिटेल के अंदर कराऊं। नाइट्रिक ऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है। ओके जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा था? यस मैम। ठीक है, चले मुझे बताएं फिर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन? सेगमेंट Polar or non-polar? नंबर कितना है? मायो का मतलब मैम क्या ये है? नहीं पढ़ा है। मायो इज लाइक, मायो का मतलब है मसल्स, और मसल ग्लोबिन इज दैट इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लोबिन प्रोटीन्स, जिसमें हीमोग्लोबिन भी आता है, मायोग्लोबिन भी आता है। जो ग्लोबिन प्रोटीन्स की एक फैमिली है, उसका मेंबर है ये। ठीक है, इसके अंदर देयर आर वन, इसका जो मेजर रोल क्या है मायोग्लोबिन का, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। व्हाट इज द मेजर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। इन द Transport मसल? of oxygen. ट्रांसपोर्ट एंड Transport or स्टोरेज storage ऑफ of oxygen in इन द muscles. मसल। ठीक है, अब ये जो है मॉलिक्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ 153 अमीनो एसिड्स। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। दिस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज मेड अप ऑफ 8 अल्फा हेलिसेस। 8 अल्फा हेलिक्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको ये सवाल दे सकती हूँ, गिव द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या बताएंगे? दैट इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा चेन्स, 8 अल्फा चेन्स। ठीक है, अब ये जो A and these 8 alpha chains are named from A to H। ठीक है, A B C, ये जो आपको सिलेंडर नजर आ रहे हैं, D E F G and H, these are 8 alpha chains। These 8 alpha chains are connected together through the beta bends या loops। तो जो बीटा बैंड्स हैं ये भी सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। बीटा बैंड्स को एक्सप्लेन करें, कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे इसके अंदर? प्रोलीन, Proline ग्लाइसिन, and 4 अमीनो एसिड glycine. होते हैं, ग्लाइसिन और प्रोलीन। ठीक है, ठीक है, तो जहां जहां इसने टर्न करना होगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लेना होगा, वहां पर बीटा बैंड्स होंगे। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर 80% जो है अल्फा हेलिक्स है। और जो इसके कनेक्टिंग जो जैसे ए और बी को जो पार्ट कनेक्ट करता है, इट इज कॉल्ड एज ए बी। ई एफ को जो कनेक्ट करेगा, ई और एफ को, उसको हम कहेंगे ई एफ। इसी तरह एफ और जी को जो कनेक्ट करता है वो एफ जी है। सी डी को सी डी कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो पार्ट विच इज कनेक्टिंग पार्ट जो है उसको हम उसके मुताबिक नाम दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो चेन का जहां जहां टर्न होता है वहां पर प्रोलीन हो सकता है। व्हाई प्रोलीन इज प्रेजेंट इन द टर्न्स? किंग्स प्रोड्यूस करता है वो। Kings for helices में unsaturated ठीक है, ये unsaturation. Secondary amino. ठीक है, यहाँ पर प्रोलीन इसलिए होगा बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस किंग्स। ठीक है, ये है मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ये देखो 1 से शुरू किया है इन्होंने अमीनो एसिड की नंबरिंग, और हम इसको 153 तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब जो है आप अमीनो एसिड की नंबरिंग इसमें ना 2 तरह से कर सकते हैं। आइदर यू विल नंबर अमीनो एसिड फ्रॉम 1 2 3 to 153। अगर हम कहें कि ये वाला अमीनो एसिड है, इट इज 83rd अमीनो एसिड। ये कौन सा अमीनो एसिड है जहां मेरा एरो है? दिस इज 71, 71। दिस इज दिस 40. 81. 43 43। ठीक है, तो हम अमीनो 43. एसिड ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका जो नंबरिंग का है वो ये है कि हम देखें कि किस चेन में किस नंबर पर है अमीनो एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए चेन है, ए चेन के अंदर इट इज द 10th अमीनो एसिड, सो वी विल कॉल इट एट A10। ठीक है, इसी तरह अब ये मुझे, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग उस तरह से नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको अमीनो एसिड की नंबरिंग नहीं बता सकती। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगी। ठीक है, एग्जांपल इज द हिस्टीडीन व्हिच इज बाउंड टू ऑक्सीजन। दिस हिस्टीडीन इज कॉल्ड एज हिस्टीडीन 93। हिस्टीडीन 93 का क्या मतलब है? 93
थर्ड Third अमीनो एसिड है. It is the 93rd amino acid. It is this histidine 93. It is also called as histidine F8. It means that it is the 8th amino acid in the F helix. ठीक है. अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्टिडीन 93 को हम एक और तरह से भी नाम कर सकते हैं. हम इसको हिस्टिडीन F8 कह सकते हैं. ठीक है. हिस्टिडीन F8 का क्या मतलब है? दैट इट इज द 8th अमीनो एसिड इन द F हेलिक्स. ठीक है. अगर हम हर हेलिक्स के अंदर दोबारा से हर हेलिक्स के अंदर अमीनो एसिड को काउंट करना शुरू करें दोबारा से 1 से, तो हम इसको इस तरह से भी नंबरिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं लाइक alanine B7, it means what? B helix पे बी seven- बी चेन में वो seventh. 7th amino acid in the B helix. ठीक है. अगर मैं कहूं लाइक leucine G5, जी हेलिक्स में वो D helix पे fifth amino फिफ्थ acid. पोजीशन पर है वो जी. ओके. ठीक है. गुड. अब लोकेशन जो है ये तो हर किसी को पता होता है. आप बताएं अमाइनो एसिड की आउटर साइड पे कैसे अमाइनो होते हैं, सॉरी किसी प्रोटीन की आउटर साइड पे कैसे अमाइनो एसिड होते हैं और इंटीरियर में कैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा. अकॉर्डिंग टू देयर आउटसाइड एनवायरनमेंट. पोलर होते हैं और सेंटर में नॉन पोलर होते हैं. सेंटर में नॉन नॉन पोलर पोलर होंगे, इंटरेक्शंस होते हैं. नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक दे विल बी इन द सेंटर, और आउटर साइड के ऊपर जो है हाइड्रोफोबिक होंगे और सॉरी हाइड्रोफिलिक होंगे आउटर साइड के ऊपर. उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, आयनिक इंटरेक्शंस बन सकती हैं. ठीक है. अब ये जो हीम मॉलिक्यूल है ये पूरा जो मायोग्लोबिन का पार्ट है, मायोग्लोबिन के अंदर हीम जो है सेंटर के अंदर एक पॉकेट बनी होती है, उस पॉकेट के अंदर हीम रिजाइड करता है. ये पिंक कलर का हीम है. ठीक है. विच कंटेन्स आयरन इन द सेंटर. मैंने आपको बताया था आयरन जो है डायरेक्टली इट बाउंड टू द हिस्टिडीन विच इज हिस्टिडीन F8. ठीक है. दूसरी साइड पे दिस आयरन इट इज बाउंड टू ऑक्सीजन. ठीक है. And this oxygen it is bound to another histidine which is called as distal histidine or histidine E7. Histidine E7 का क्या मतलब है? E helix पे E helix में seventh amino acid in the E helix. ठीक है. So this heme it is present in the pocket of the globin molecule, myoglobin, जिसके अंदर iron जो है वो sorry histidine F8 के साथ attached है. This F8 is also called as proximal histidine. ठीक है. एक और हिस्टिडीन के साथ ये इनडायरेक्टली अटैच होता है, खुद ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, एंड दैट ऑक्सीजन इट इज अटैच्ड टू अनदर हिस्टिडीन मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्टल हिस्टिडीन. ठीक है. अब इंटीरियर के अंदर मैंने आपको बताया था नॉन पोलर है. ठीक है. नॉन पोलर होंगे सारे एक्सेप्ट सॉरी दीज हिस्टिडीन्स, दीज आर नॉट नॉन पोलर. ठीक है. ये सिर्फ इस हीम को बाइंड करने के लिए यहाँ पर इस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. अब देर आर टू स्टेट्स. अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, अगर डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होगा, सो देयर इज दिस इज द प्लेन ऑफ द हीम. तो आयरन जो है उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, एफ हेलिक्स थोड़ा सा ऊंचा होगा. आप इसको इमेजिन कर सकते हैं. हीम के प्लेन से आयरन थोड़ा सा बाहर निकला होगा. जब ऑक्सीजन आता है इसको बाइंड करता है आयरन को, तो ये इसको नीचे की तरफ पुल करता है, खींचता है नीचे को, एंड उसको प्लेन के अंदर लेकर आता है. ठीक है. एक लाइन इस लाइन के यहाँ ले आता है. जब वो इसको खींचेगा तो जाहिर है उसके साथ वाला हिस्टिडीन भी नीचे की तरफ पुल होगा. खाली हिस्टिडीन तो पुल नहीं होगा, उसके इर्द गिर्द वाले बाकी सारे अमीनो एसिड भी पुल होंगे. ठीक है. तो शेप ऑफ द मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन इट इज चेंज्ड इन द ऑक्सीजनेटेड एज कंपेयर टू द डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म. ठीक है. जब ऑक्सीजन लगा होता है तो शेप फर्क होती है, जब ऑक्सीजन नहीं लगा होता है तो शेप फर्क होती है. समझ आ रही है बात की? Yes. ठीक है. ओके. हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप मुझे बताएं, ये आपने पढ़ लिया है प्रोटीन के अंदर. 4 chains होती हैं बस. 4 चेन्स होती हैं. 4 polypeptide chain, 2 alpha, 2 beta. ओके. देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 आर अल्फा टू चेन्स. डाइमर्स बनते हैं, उसके अंदर अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, फिर वो दोनों Alpha मिलती 1, हैं. beta 1 and alpha 4 2. हीम प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है.
4 हीम टोटल प्रोटीन्स की होती है। 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। 574 माइनस 143 अल्फा में 146 4 बीटा में। ठीक है, अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर हर चेन का, लाइक अल्फा चेन, बीटा चेन, इट इज कंपेरेबल और इट इज सिमिलर टू मायोग्लोबिन, जैसे मैंने आपको मायोग्लोबिन का बताया है उससे सिमिलर है। ठीक है, और हीम भी इसी तरह पॉकेट के अंदर रिसाइड करता है। अब क्योंकि वो मायोग्लोबिन एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन था, उसको एक, उसके बाद एक हीम होता है। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, इट हैज 4 हीम्स, सो इट कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर ये डिफरेंस है कि लोकेशन या हिस्टिडीन की जो पोजीशंस हैं वो तो सेम है। ठीक है, बट द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज अ बिट लेसर। उसके अंदर 153 अमाइनो एसिड थे, इसके अंदर कम है, और उसके अंदर 8 अल्फा हेलिसेस थे, और इसके अंदर कितने अल्फा हेलिसेस हैं? 7। ठीक है, इसके अंदर हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर देयर आर 7 अल्फा हेलिसेस। बाकी स्ट्रक्चर जो है ये कंपेरेबल है विद मायोग्लोबिन। ठीक, उसके अंदर मायोग्लोबिन के अंदर बिकॉज इट इज सिंगल चेन, तो उसके अंदर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग से टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है, बिकॉज इट मेड अप ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। तो इसके अंदर ऑल 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। प्राइमरी तो होता ही है सब में, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है, और क्वाटरनरी भी है। ठीक है, इसके अंदर भी जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं दे आर ऑन द सर्फेसेस, और जो हाइड्रोफोबिक है वो इंटीरियर के अंदर है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन ये है कि जहां ये दोनों डाइमर्स या ये अल्फा और बीटा आपस में कनेक्ट करते हैं, यहां पर भी हाइड्रोफिलिक या आयनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं यहां पर। ठीक है, आपको नेक्स्ट डायग्राम से दिखा देती हूँ। जिस तरह ये एक डायमर है अल्फा बीटा, ये दूसरा डायमर है अल्फा बीटा, जहां इन दोनों ने कनेक्ट करना है इसके बीच में, ठीक है, वहां पर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे जो कि आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं और जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में दो डायमर्स के बॉन्ड्स हैं, दीज आर हाइड्रोजन एंड आयनिक, और जो अल्फा एक ही डायमर के अंदर विद इन द डायमर, यहां पर देयर आर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ठीक है, between the alpha chain and the beta chain within one dimer, they are connected through hydrophobic interactions, और एक डाइमर दूसरे डाइमर के साथ अटैच्ड है विद हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे। ठीक, समझ आती है? Yes, ma'am. ओके, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म को आप टॉट और रिलैक्स्ड फॉर्म भी कहते हैं, टी और आर फॉर्म। ये आपको पता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्यों कहते हैं? Why we call deoxygenated form as the taut form and we call oxygenated as the relaxed form? जी बेटा। ये फॉर्म में उसके मिस उसमें जब ऑक्सीजन अटैच होता है तब वो थोड़ी सी टॉट फॉर्म में होती है, जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके अटैच होता है थोड़े से रिलैक्स फॉर्म में हो जाता है, और फिर उसके बाद और ऑक्सीजन आके अटैच हो जाता है। मैम क्योंकि बोन्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। Ionic bond या हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, बट जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होती है रिलैक्स स्टेट में, तो ये वाली जो इंटरेक्शंस होती हैं ये खत्म हो जाती हैं, एंड वो कौन सी वाली इंटरैक्शंस? कौन सी वाली? आयोनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, ये टूट जाते हैं आप कहते हैं इसमें से कुछ, इस वजह से रिलैक्स्ड है। द रीजन इज करेक्ट। ठीक है, जो टॉट फॉर्म है इसके अंदर दीस बॉन्ड्स दे आर मोर, और जब ऑक्सीजन अटैच्ड होती है तो द सम ऑफ दीस बॉन्ड्स दे आर ब्रोकन डाउन। देन व्हाई, आप मुझे ये बता सकते हैं ये बॉन्ड्स क्यों टूट जाते हैं? जब ऑक्सीजन के अटैच होने की वजह से ये बॉन्ड क्यों टूटेंगे? मैम एफिनिटी मिलती है मोर अटैचमेंट के लिए। अच्छा ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और मैम ये कॉन्फर्मेशनल चेंज जो आपने मुझे बताया था कि उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है ऑक्सीजन बाइंड होने की वजह से, हाँ जी बिल्कुल, elongated हो जाता है, वो उसकी वजह से टूटता है।
ऐसा ही है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में आयरन इज अबव द प्लेन। जब ऑक्सीजन आके लगेगा तो ऑक्सीजन विल पुल दिस आयरन इनसाइड द प्लेन, और साथ ही वो इर्द गिर्द के सारे हिस्टीडीन को और बाकी अमाइनो एसिड्स को अंदर की तरफ पुल करेगा। ठीक है, जब वो अंदर की तरफ पुल करेगा तो एक जो डाइमर है अल्फा और बीटा, पूरे इसकी शेप चेंज होगी। ठीक है, जब इसकी शेप चेंज होती है तो एक डाइमर जो है, द डाइमर 1, इट रोटेट्स टू 15 डिग्रीज एज कंपेयर टू डाइमर 2। ठीक है, एक डाइमर जो है 15 डिग्री जो है रोटेट कर जाता है ड्यू टू द पुलिंग ऑफ द अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड पुल होते मैम हैं, ये ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद होता है। ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद होता है। ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर जाता है 15 डिग्री। ठीक है, जब ये रोटेट करेगा देन सम ऑफ द बॉन्ड्स दे आर ब्रोकन डाउन। ठीक है, कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं जिसकी वजह से अब इसके पास क्योंकि बॉन्ड्स टूट गए हैं देन इट इज अ रिलैक्स्ड फॉर्म। ठीक है, और टॉट फॉर्म के अंदर क्योंकि सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट होते हैं इसीलिए इट इज अ टॉट फॉर्म। इज इट क्लियर? यस। ओके, ठीक है, ये है जी टॉट फॉर्म और ये है रिलैक्स फॉर्म। जब ऑक्सीजन बाइंड की है इसके साथ तो इसके बीच के कुछ बॉन्ड्स जो हैं ये टूट गए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया है? अभी तक हमने किया है, आप बताएं। जी, अभी तक मैंने आपको क्या करा दिया है बेटा? मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का क्या? उनके स्ट्रक्चर्स की। हीम का स्ट्रक्चर किया है हमने। ठीक है, व्हाई डू वी नीड हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप? ठीक है, हमारे अंदर ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है या ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए व्हाई डू वी नीड द प्रोटीन्स? ठीक है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर फंक्शन बताया। पहले हीम प्रोटीन्स बताई, उसकी एग्जांपल्स, फिर मैंने आपको मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताया, उसका फंक्शन, फिर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर फंक्शन जो आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा हमने दोबारा से टच किया है। ठीक है, अब हम एक नई चीज की तरफ आ रहे हैं। आप शायद ये फिजियो के अंदर आपने कर लिया है, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हैव यू डन इट इन फिजियोलॉजी और नॉट? No, ma'am. No, miss, you haven't. ओके, यू हैवंट डन इट। अच्छा जी, तो हमने अब करना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, इट इज अ बिट कंसेप्चुअल। आप थोड़ा सा इसको समझेंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं तो फिर वो बच्चे उसके ऊपर ना जरा गलत मार्क कर देते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ना इसका कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट इन द क्लास, फिजिकल क्लास में नहीं है। तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहें इसको समझने के लिए। ठीक है, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and the factors which affect the binding of oxygen with the hemoglobin and the myoglobin. ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं 5 मिनट का ब्रेक कर देती हूँ, क्योंकि इसको आपको समझोगे तो आप इसकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। यस मैम, ब्रेक दे दें। 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इधर ही बैठे रहो और 5 मिनट बाद में आपको ये दोबारा समझाना शुरू करती हूँ। पानी पी लो, च्युइंगम खा लो, बट आफ्टर 5 मिनट्स, एग्जैक्ट 5 मिनट्स हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपने अटेंटिवली सुनना है और इसको मुझे आंसर भी करना है।
जी बच्चों, should we start? Yes, ma'am. ओके, अच्छा जी, हमने करना था ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बाइंडिंग और द रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इज डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि इनका फंक्शन फर्क है। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? Transport oxygen Transport of oxygen फ्रॉम From lungs to the whole body lungs, tissues. lungs to tissues. lung to the tissues and from it takes carbon dioxide and protons from the tissues to the lungs। ठीक है, ऐसे ही करता है हीमोग्लोबिन। इट आल्सो एक्ट्स एज बफर। ये भी आपने जब पढ़ा है प्रोटीन तो आपने पढ़ा है हीमोग्लोबिन इज अ बफर, या बफर जब आपने एसिड बेस में भी पढ़ा ही होगा दैट हीमोग्लोबिन इज अ बफर। यस ठीक है, ठीक है। अब मायोग्लोबिन का क्या काम है? इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मसल्स। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मसल्स ओनली। ठीक है, पूरी बॉडी में नहीं ये ट्रेवल कर सकता। इट रिजाइड्स इन द मसल्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड का पार्ट है। ब्लड जो है इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, पूरी आपकी बॉडी में ट्रेवल करता है। लेकिन मायोग्लोबिन जो है ये सिर्फ एक ही जगह आपके मसल्स के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ये जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और रिलीज करता है, इट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके अलावा एक डिफरेंस ये है दैट मायोग्लोबिन इट कैन बाइंड टू वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल and hemoglobin it can bind to 4 oxygen molecules। ठीक है, तो अगर आप saturation देखें तो मायोग्लोबिन either it has oxygen or it does not have oxygen। ठीक है, यहाँ तो ये 100% saturated होगा या ये 0% saturated होगा। जबकि जो हीमोग्लोबिन है बिकॉज इट हैज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसके पास मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं। ठीक है, 0% का मतलब कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, 25% का मतलब One oxygen. 50%, 75%। Three. ठीक है, and if all sites they are fully loaded with oxygen then hemoglobin is 100% saturated with oxygen। ठीक है, अब हमने एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, that graph it is called as oxygen dissociation curve। ठीक है, उस ग्राफ के ऊपर y एक्सिस के ऊपर there is percentage saturation with oxygen। ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ कितना परसेंट सैचुरेट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना उसकी सैचुरेशन है विद ऑक्सीजन। ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपकी जो लंग्स हैं उसके ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर इज हाई। फुली लोडेड होता है ना, वहां पर तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है, सो वहां पर द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाई एंड हीमोग्लोबिन इट विल बी फुली लोडेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद लंग से ही आपका हीमोग्लोबिन ट्रेवल करता है टूवर्ड्स द टिश्यूज। और ये देखो इसका जो है नीचे आने शुरू हो गया है इसका स्लोप। ठीक है, एंड द शेप फॉर द हीमोग्लोबिन कर्व इज एस शेप एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सिग्मोइडल शेप। आहिस्ता आहिस्ता करके सिग्मोइडल शेप क्यों है? एक एक करके ये अपना ऑक्सीजन डिलीवर करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये एक चीज है which is called as P50। P50 means that partial pressure of oxygen at which half of the hemoglobin molecule they are saturated with oxygen and the half they have given oxygen, या उन्होंने ऑक्सीजन को अनलोड कर दिया। ठीक है, and that pressure is 26 millimeter of mercury। टिश्यू लेवल के ऊपर जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इट विल स्टार्ट रिलीजिंग ऑक्सीजन। और जब प्रेशर 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है तो आधे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपना ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, 50% जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल या 50% ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर हो चुका होता है। ठीक है, जब प्रेशर उससे भी नीचे आता है तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अपना पूरा ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज P50 फॉर मायोग्लोबिन? P50 फॉर मायोग्लोबिन इज 1।
एट 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स अपना हाफ ऑक्सीजन देते हैं। इसका मतलब है कि जब हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन अनलोड करता है तो फिर सम ऑफ दैट ऑक्सीजन इट इज टेकन अप बाय मायोग्लोबिन। जी वलीद, do you want to ask something, Waleed? आपने रेज हैंड किया था बेटा, गलती से हो गया था। समझ आ गई है इसका मतलब है? ठीक, तो जब हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है, दैट ऑक्सीजन इट इज टेकन अप बाय मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन उस वक्त अपना ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ले लेता है उसमें से कुछ, ठीक है, और स्टोर कर लेता है। जब प्रेशर टिश्यूज के अंदर बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक, तो मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब प्रेशर जो है बिल्कुल 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है तो भी आधे मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स अपना ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के ऊपर ऑल ऑफ द मायोग्लोबिन्स दे विल गिव फुल ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप कहेंगे P50 का मतलब कि आधे मायोग्लोबिन का मायोग्लोबिन के पास तो एक ही ऑक्सीजन होता है, तो इसका 50% कैसे होगा? ठीक है, इसका 50% कैसे होगा, कोई बताएगा थ्रू कॉमन सेंस? मिस वो जो टोटल मायोग्लोबिन के उनमें से हाफ होंगे जो डिसोसिएट करते होंगे और बाकी के ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होंगे। मिस जो पहले हीमोग्लोबिन लूज हो गए हुए थे वो हाफ थे, और जो अब हुए थे ये सारे मायोग्लोबिन में। मेरा सवाल ये था कि मायोग्लोबिन का जो है वो 50% कैसे सैचुरेटेड होगा? मायोग्लोबिन 50% ऐसे सैचुरेटेड होगा कि एक ही मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल तो नहीं है वहां पर। ठीक है, देयर आर सो मेनी मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, सो हाफ ऑफ द मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दे विल गिव ऑफ देयर ऑक्सीजन, और जो बाकी आधे हैं उनके पास ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से 50% सैचुरेशन होगी मायोग्लोबिन की। ठीक है, और जो शेप है फॉर मायोग्लोबिन इट इज कॉल्ड एज हाइपरबोलिक। ठीक है, यानी कि जितनी भी ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ तक हम चलते आ रहे हैं, तो मायोग्लोबिन जो है उसकी अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज हाई। ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता है, यहाँ पर कहीं रिलीज करना शुरू करता है और फिर एकदम से रिलीज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं रिलीज करना शुरू करता है, तब तक हीमोग्लोबिन अपने सारे ऑक्सीजन तकरीबन दे चुका होता है जब ये रिलीज करना शुरू करता है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ देखें, इफ द ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है लेफ्ट साइड है? अगर मैं इधर शिफ्ट हो जाऊं तो मैं राइट को जाऊंगी लेफ्ट को? left. So if the graph we shift it towards the left, it means अगर लेफ्ट की तरफ हम शिफ्ट करेंगे इसका मतलब है ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ती जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर हम राइट की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे यहाँ पर तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती जाती है, ऑक्सीजन रिलीज होती जाती है। ठीक है, इफ वी शिफ्ट दिस लाइन टुवर्ड्स राइट इट मींस कि ऑक्सीजन की एफिनिटी कम है, ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। इफ वी शिफ्ट दिस लाइन टुवर्ड लेफ्ट, इसका मतलब है ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा हो गई है और ऑक्सीजन का रिलीज मुश्किल हो गया है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैम इस ग्राफ को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत आया है मतलब। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस ग्राफ इज बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि आपके कितना ऑक्सीजन का प्रेशर होगा तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल फुली सैचुरेट होगा, और कितना ऑक्सीजन का प्रेशर होगा तो वो अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देना शुरू करेगा, और कितना ऑक्सीजन का प्रेशर होगा जब वो फुली अनसैचुरेटेड हो जाएगा, फुली अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो लंग्स के ऊपर पार्शियल प्रेशर इट इज वेरी हाई, तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन बोथ दे आर फुली सैचुरेटेड हियर। ठीक है, जैसे जैसे ये ट्रेवल करता है इट कम्स टुवर्ड्स द टिश्यूज, तो आपके टिश्यूज के अंदर देयर आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस, वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की रिलीज को इजी बनाता है, खुद वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, और वो उसमें से ऑक्सीजन को रिलीज कराता रहता है। at 26 millimeter of mercury, half of the hemoglobin molecules they give off their oxygen,
ठीक है, 50% जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दे आर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन एंड 50% दे हैव गिवन ऑफ ऑक्सीजन. दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज P50. ठीक है, सो P50 फॉर हीमोग्लोबिन इज 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो आपके टिश्यूज के लेवल के ऊपर इतना प्रेशर होता है ऑक्सीजन का. ठीक है, जब प्रेशर उससे भी कम होगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं विगरसली और आपका ऑक्सीजन लेवल उससे भी कम हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इट विल रिलीज ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन दे देगा. जब ये ऑक्सीजन दे देगा, दिस ऑक्सीजन इट इज टेकन अप बाय द टिश्यूज, और जो आपका मायोग्लोबिन है ये भी उससे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके अपने पास स्टोर कर लेगा. ठीक है, और यहाँ पर तकरीबन को 4-5 प्रेशर के ऊपर ये देना शुरू कर देगा अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, देन हाफ ऑफ द मायोग्लोबिन्स दे विल गिव ऑफ देयर ऑक्सीजन. ठीक है, और 0 के ऊपर मायोग्लोबिन के फुल ऑक्सीजन जो है इट विल डिलीवर होल ऑफ इट्स ऑक्सीजन. मिस, ठीक ये है, जो ऑक्सीजन रिलीज की हुई है हीमोग्लोबिन में से, ये यूज नहीं होगी, आपके मायोग्लोबिन स्टोर कर लेगा अपने अंदर? नहीं, बाकी जगह भी यूज होगी. सम ऑफ इट इट विल बी टेकन अप बाय मायोग्लोबिन. कुछ लेगा ना मायोग्लोबिन, सारा थोड़ी ले लेगा. ठीक है मैम, मायोग्लोबिन गिव ऑफ क्यों करेगा अपनी ऑक्सीजन 1 पर आकर? अब हीमोग्लोबिन ने तो सारी दे दी, लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके मसल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो उस वक्त फिर कौन देगा? उसने स्टोर की हुई थी इस वक्त के लिए. या आप काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भाग रहे हो, कहीं इधर से उधर क्लास में जा रहे हो, तो उस वक्त आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी जब हीमोग्लोबिन तो फुल दे चुका है उस वक्त. मायोग्लोबिन ने स्टोर की हुई थी, अब मायोग्लोबिन देगा. मायोग्लोबिन का काम है आपके मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना इन द आवर ऑफ नीड, जब जरूरत है उसको. तो ठीक है. और मैम, जो आपने एंड में बताया कि टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑक्सीजन एफिनिटी वो इंक्रीज होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज हो रही होती है, और वो ऑक्सीजन सारे रिलीज कर रहा होता है. ज्यादा होती है. अच्छा, हाँ, ठीक है. ठीक है, इस ये वाला कॉन्सेप्ट जो राइट लेफ्ट वाला है ना, ये समझना जरूरी है. ठीक है, ये P50 वाला तो इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, राइट लेफ्ट वाला शायद आगे किसी और डायग्राम में भी हो, रुको मैं देखती हूँ, नहीं तो मैं यहीं बता देती हूँ. नहीं है, चलो मैं आपको यहीं पे बताती हूँ. राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जो मैंने एलोस्टेरिक फैक्टर्स बताने हैं ना, उसमें मैंने आपसे पूछना है दैट व्हाट विल हैपन इफ दिस लाइन और दिस ग्राफ इफ इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट. अगर इस लाइन को मैं इधर कर दूं, ठीक है, ये लाइन को इधर, इसका मतलब है कि जब 40 होगा पार्शियल प्रेशर, तो उसका मतलब आधे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन दे चुके होंगे. इसका मतलब है ऑक्सीजन एफिनिटी इट इज डिक्रीज्ड. एफिनिटी कम होने का मतलब है कि ये दे देगा, उसको बाइंड नहीं रखेगा. ठीक है, सो व्हेन द ग्राफ और व्हेन वी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, द ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट इस साइड पर, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन एफिनिटी इज डिक्रीज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ऑक्सीजन निकल जाती है. ठीक है, ऑक्सीजन दे देता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है. व्हेन द ग्राफ इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरफ को, जिस तरह आप हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को कंपेयर करें, मायोग्लोबिन का ग्राफ इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. इसका मतलब है इसकी एफिनिटी ज्यादा, ये ऑक्सीजन को ज्यादा देर तक बाइंड रखता है. इफ यू विल शिफ्ट हीमोग्लोबिन का ग्राफ, अगर हम इधर को शिफ्ट कर दें, तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर अगर ये लाइन आ जाए, इसका क्या मतलब है कि इस प्रेशर तक हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड रखेगा, उसको रिलीज नहीं करेगा. इट्स एफिनिटी इट विल इंक्रीज. ठीक है, अगर हम हीमोग्लोबिन की लाइन को यहाँ शिफ्ट कर दें, इसका मतलब है कि प्रेशर कम भी हो जाए तो भी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपना ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा. अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इट विल इंक्रीज. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? मैम थोड़ा रिपीट कर दो, मेरा नेट खराब हो गया था, मुझे समझ नहीं आया. ठीक, आप में से किसी को समझ आया है? मैम, इसको कैपेसिटी के साथ भी रिलेट करते हैं. किसके साथ? ऑक्सीजन कैपेसिटी के साथ. ऑक्सीजन कैपेसिटी के साथ. ऑक्सीजन कैपेसिटी मींस यहाँ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कह रहे हो आप? आरएस, डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आया बेटा? यस मिस. ओके, आरएस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. लाइक हो सकता है अपने फेलोज की लैंग्वेज में ज्यादा बेहतर समझ आए बाकी बच्चों को. मैं कोशिश करता हूँ. मिस आपको आवाज आ रही मेरी? मुझे आपकी आवाज आ रही है. बाकी सबको आ रही है आरएस की आवाज? यस मैम. यस ओके, ठीक है आरएस. मिस एक्स एक्सिस के ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, और वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है.
और मिस इसमें हम अगर हम 100 से स्टार्ट करें तो फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसकी सैचुरेशन भी ज़्यादा है, दोनों की, मायोग्लोबिन की भी और हीमोग्लोबिन की भी। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, फॉर एग्जांपल वेन्स के अंदर जिस तरीके से कम होता है, तो वैसे वैसे जो है आपका परसेंटेज सैचुरेशन भी कम होती जा रही है। बट लाइक अफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन इज मोर देन द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, इसी वजह से उसका जो ग्राफ है वो ज्यादा लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन से, जो हमें शो कर रहा है कि लाइक वो देर से ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल 26 mmHg जो है उसके ऊपर हीमोग्लोबिन जो है वो 50% सैचुरेटेड होता है, हालांकि जो मायोग्लोबिन है उसका जो 50% सैचुरेशन है वो तकरीबन 1 mmHg पे होती है, जो कि हमें शो कर रहा है कि लाइक इसकी अफिनिटी जो है वो ज्यादा है हीमोग्लोबिन से, विच शोज कि फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन आता है कि आपका ग्राफ अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेगा हीमोग्लोबिन का, तो इसका मतलब कि लाइक उसकी अफिनिटी बढ़ रही है जिन मर्जी फैक्टर्स की वजह से। और अगर यही हीमोग्लोबिन का ग्राफ फॉर एग्जांपल राइट साइड पे मूव करेगा तो उसकी अफिनिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है मैम हाँ जी। देखिए, जो हीमोग्लोबिन है, जब हम मतलब के लंग्स में थे, हीमोग्लोबिन और दोनों की कैपेसिटी थी कि उन्होंने ऑक्सीजन को अपने साथ बाउंड कर लिया। अब हम जैसे टिश्यूज की तरफ मूव करें, क्योंकि उन्होंने टिश्यूज में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैम अब इन्होंने वहां जाके मतलब कि रिलीज करनी है ऑक्सीजन, रिलीज करनी है ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, तो मैम ये जो मायोग्लोबिन का मतलब ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ है, मतलब हमारे ज्यादा लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब ये कि मायोग्लोबिन रिलीज नहीं करेगी, ये समझ में आ रही जिस है कि दोनों प्रेशर ग्राफ के, की लाइन हाँ में। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब हीमोग्लोबिन रिलीज कर रही है उस वक्त मायोग्लोबिन रिलीज नहीं कर रही, ठीक है, बस हीमोग्लोबिन ही पूरा कर रही है इस वक्त। हीमोग्लोबिन इज गिविंग ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन तो उस वक्त एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, एक्सेप्ट करके स्टोर कर रही है। जब जिस प्रेशर के ऊपर हीमोग्लोबिन अपना सारा ऑक्सीजन दे चुकी है, ठीक है, उस वक्त मायोग्लोबिन कम्स इनटू रोल। मायोग्लोबिन जो है, अब जब हीमोग्लोबिन के पास अब ऑक्सीजन नहीं है देने को, देन मायोग्लोबिन विल गिव ऑक्सीजन टू द मसल्स, ठीक है, इसने स्टोर किया हुआ था उस वक्त के लिए। मैम ये एक टाइम पे दोनों तो नहीं ना देती। नहीं, हीमोग्लोबिन तो दे चुकी यहाँ पर, हीमोग्लोबिन के पास यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है अब ज्यादा देने के लिए। मतलब कि एक ही टाइम पे ये दोनों रिलीज नहीं करती। नहीं, नहीं करेंगे। मतलब कि जो जब हीमोग्लोबिन हमारे पास आई है ब्लड के जरिए हमारे टिश्यूज में, तो मैम वहाँ पे ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रही होगी। हाँ, और तो जब उधर ये अपनी सारी, मायोग्लोबिन का, तो मायोग्लोबिन उस प्रेशर पे रिलीज नहीं करती। 26 पे हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया आधी सैचुरेटेड होगी, 26 पे आप मायोग्लोबिन को देखो तो इसका ग्राफ तो बहुत ऊंचा है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रही, इट इज एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। यस मैम, इसका मतलब है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट ज्यादा देर तक रखती है, अपने अपने आप के साथ बाइंड रखती है। एफिनिटी का क्या मतलब है? इट लव्स ऑक्सीजन मोर एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो आराम से दे देती है ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन इतने आराम से नहीं देती। जब तक बहुत जरूरत नहीं आएगी, जब तक प्रेशर बहुत कम नहीं हो जाएगा, तब तक वो ऑक्सीजन को अपने साथ संभाल के रखती है, ठीक है, इट हैज मोर अफिनिटी। ठीक, अब हम एलोस्टेरिक फैक्टर्स पढ़ते हैं तो फिर आपको शायद इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेहतर समझ आएगा, ठीक है। ये राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट पर समझ आ गई है? अगर आप राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब है कि इस प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल 80 पे अगर आप शिफ्ट कर जाएं, वैसे शिफ्ट होता नहीं 80 पे कभी, ठीक है, या 50 पे शिफ्ट कर जाए, इसका मतलब है 26 के बजाय 50 पे शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब है कि 50 पे जब प्रेशर होगा तो आधे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अपना ऑक्सीजन दे चुके होंगे, इसका मतलब है एफिनिटी इज डिक्रीज्ड, ठीक है, ऑक्सीजन जल्दी से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जब कोई चीज जल्दी किसी को दे दे, इसका मतलब है कि उसको की इतना ज्यादा नीड नहीं है और वो जल्दी रिलीज कर रहा है, तो एफिनिटी इज लो। और अगर कोई चिपका के रखे चीज को अपने पास और बाइंड करके रखे, तो इसका मतलब है एफिनिटी इज हाई, ठीक है। इसमें मिस एक क्वेश्चन है। जी जी। मिस आपने कहा कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो मायोग्लोबिन लाइक उसको ले रहा है। मिस अगर इसके अंदर तो मिस लाइक परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की कम हो रही है, लेकिन लाइक कंपेयर टू सॉरी मायोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन कम हो रही है, बट कंपेयर टू हीमोग्लोबिन लाइक वो कम है कंपेयर अगर वो करें ना फॉर ज्यादा है, एग्जांपल।
सॉरी ज्यादा है। तो मिस उसके अंदर मैं यही कह रहा हूँ कि मिस लाइक आप जो कह रही हैं फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन ऑक्सीजन ले रहा है हीमोग्लोबिन से, तो मिस फिर तो उसकी परसेंटेज सैचुरेशन कम नहीं होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन से वो ले रहा है, हीमोग्लोबिन कहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर कम आके बिल्कुल कम हो गया ना, ऑक्सीजन इसके पास नहीं है अभी यहाँ पर जहाँ मेरा एरो शो हो रहा है। यस मैम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है। यस यस। ठीक है, तो इसी अब ये और कहाँ से लेगा मायोग्लोबिन ऑक्सीजन? इट कैन नॉट गो टू द लंग्स। यस ऑब्वियसली मसल्स के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ही यहाँ पर इसको ऑक्सीजन देगा ना। यस मैम ठीक, ओके ठीक है, समझ आ गई, थैंक यू। यस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन फॉर हेमोग्लोबिन और परसेंटेज मायोग्लोबिन। सैचुरेशन को आप अफिनिटी कह सकते हैं, लेकिन परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब है दैट हाउ मच हीमोग्लोबिन इट कंटेन्स ऑक्सीजन, कितना परसेंट। लाइक अगर मैं कहूँ परसेंटेज सैचुरेशन 20% इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि 20% हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, बाकी जो 80% हीमोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन दे चुकी है। ये परसेंटेज सैचुरेशन है। मैम एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स। एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स। ओके मैम। ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंट फैक्टर्स की तरफ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर विच वी विल स्टडी इज ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के पास कितनी साइट्स हैं टू बाइंड ऑक्सीजन? 4। ठीक है, और ये जब जाता है लंग्स के पास, ठीक है, टिश्यूज के पे सारी ऑक्सीजन अपनी रिलीज कर देता है, और जब लंग्स के पास जाता है तो इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ता है, एंड फर्स्ट ऑक्सीजन इट इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फर्स्ट। जो पहला ऑक्सीजन बाइंड करता है ना, इसको बाइंड करने में मुश्किल होता है। ठीक है, द फर्स्ट ऑक्सीजन इट इज बाउंड विद डिफिकल्टी, मुश्किल के साथ बाइंड करता है ये। ठीक है, इसकी एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब एक ऑक्सीजन बाइंड करता है, मैंने आपको बताया था इट विल पुल द ग्लोबिन चेन, तो उसकी कंफर्मेशन चेंज होती है। इस चेंज ऑफ कंफर्मेशन की वजह से द सेकेंड ऑक्सीजन इट विल बाइंड विद ग्रेटर एफिनिटी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक, जब सेकेंड बाइंड करता है और कंफर्मेशनल चेंज आता है। ठीक, द थर्ड वन विल बाइंड विद इवन ग्रेटर एफिनिटी, and fourth one it will bind with, like it will bind 300 times more affinity as compared to the first one. तो ये जो अगले ऑक्सीजन जो है इजीली बाइंड करते हैं, एक ऑक्सीजन जो है बाकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग का रास्ता आसान कर देता है। फर्स्ट ऑक्सीजन इट विल बाइंड विद डिफिकल्टी, और बाकी जो है आसानी से बाइंड करते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक ने बाइंड किया तो बाकी जो है उसकी बाइंडिंग इट इज मेड इजी, एंड इट इज ड्यू टू द हीम हीम इंटरैक्शंस। ठीक है, कि एक हीम ने कंफर्मेशनल चेंज किया हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर, जब ऑक्सीजन बाइंड किया तो दूसरा हीम जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन आसानी से बाइंड हो गया। जब दूसरा ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो द कंफर्मेशन इज चेंज्ड अगेन, और उसकी वजह से थर्ड ऑक्सीजन इट विल बाइंड विद more affinity. The third ने bind किया, then conformation is changed again, and the fourth one it will bind with 300 times more affinity as compared to the first one. This is due to heme-heme interactions, the interactions between 4 heme molecules, and this binding it is known as cooperative binding. कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है, their affinity for binding of oxygen it is increased. ठीक है, do you understand this? Yes, ma'am. बाकी बच्चे? Yes, miss. Okay, so the binding of oxygen at one site, it will affect the binding of oxygen at other sites. ठीक है, तो ये फिर एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो ये बाकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग को क्या कर रहा है, ज्यादा या कम? Increase. Graph will shift towards left. left. Good. Left. अच्छा जी, अब हम करेंगे बाकी एलोस्टेरिक फैक्टर्स। ठीक है, व्हाट आर एलोस्टेरिक फैक्टर्स? Some other sides जो कि एक्टिव साइड्स के अलावा हैं। अच्छा ठीक है, अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में ये एलोस्टेरिक फैक्टर्स क्या है?
that the factors that will bind to hemoglobin at one site, एक साइट के ऊपर जब ये बाइंड करेंगे तो ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को बाकी साइट्स के ऊपर इफेक्ट करेंगे. These are allosteric factors. ठीक है. Allosteric means other site. When these factors they will bind to one, किसी एक जगह पे हीमोग्लोबिन में बाइंड करेंगे तो बाकी जगहों के ऊपर ऑक्सीजन की एफिनिटी को either they will increase or they will decrease. ऑक्सीजन एक जगह पे बाइंड किया था तो इसने एफिनिटी को क्या किया था? इंक्रीज किया था बाकी ऑक्सीजन इंक्रीज किया था. ठीक है. बाकी जो हमने फैक्टर्स करने हैं वो हमने करना है पीएच. ठीक है. इसको आपको समझना है क्योंकि इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं काफी सारे एमसीक्यूज. आपको जब टेस्ट भी आएगा तो आप उसमें देखोगे कि इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं एमसीक्यूज मेनली. ठीक है. पीएच का मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन. इफ पीएच इज लो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी. If pH is high, then oxygen ion की concentration, sorry, hydrogen ion की concentration, hydrogen is low. ठीक है. इसी तरह दूसरा allosteric factor is carbon dioxide and the third allosteric factor is 2,3-bis phosphoglycerate. ठीक है. ये मैं अब आपको एक एक करके ये फैक्टर्स कराऊंगी. ठीक है. ये मैंने हीम इंटरैक्शंस आपको करा दिया है. ये मैंने आपको इसको दोबारा नहीं कराना. ठीक है. कोऑपरेटिव बाइंडिंग भी मैंने करा दिया. ठीक. ये इस डायग्राम, ये लिपिनकॉट का डायग्राम है which shows that at the level of the lungs ऑक्सीजन जो है ये एक एक करके बाइंड कर जाती है. ठीक है. और जब हम टिश्यूज के लेवल पे आते हैं तो फिर द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इट इज डिक्रीज्ड और ऑक्सीजन जो है ये रिलीज हो जाती है यहाँ पर. ठीक है. एंड हीमोग्लोबिन इट इज कन्वर्टेड टू द डीऑक्सी फॉर्म. अच्छा जी. सेकंड फैक्टर के हम ऊपर आते हैं. द सेकंड फैक्टर इज पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. When the pH is lowered at the level of the tissues, आपके टिश्यूज के ऊपर रिएक्शंस हो रहे हैं. जब रिएक्शन होते हैं तो उसमें से प्रोटॉन्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज एन व्हाट इट इज नेचर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की? कार्बन डाइऑक्साइड बेस है या एसिड है? एसिडिक. कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी पीएच को कम करेगा और अगर प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं तो ये भी पीएच को कम करेंगे. ठीक है. When the pH is lowered, what happens that it will bind, जो प्रोटॉन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, it will bind to hemoglobin. हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे. ठीक है. और जब एक प्रोटॉन बाइंड करता है तो 2 ऑक्सीजन आर रिलीज्ड. 2 ऑक्सीजन आर रिलीज्ड. By the binding of one proton, how many oxygens are released? 2 ऑक्सीजन. ठीक है. तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का रिलीज को आसान बना रहा है. ठीक है. So the graph will shift towards the right side. Towards the right side because it is releasing oxygen. ठीक है. So दोबारा बता दें. pH जो है, pH is the हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ठीक है. इफ देयर इज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके टिश्यूज के लेवल के ऊपर जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहां आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं. दीज प्रोटॉन्स दे आर मेकिंग द पीएच लोअर्ड. ठीक है. ये प्रोटॉन्स दे कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन और ये बफर के तौर पे एक्ट करता है. व्हेन वन ऑफ द प्रोटॉन इट विल बाइंड, इट विल रिलीज 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा है. सो when the pH is lowered, the graph will shift towards right. It will release the oxygen. If the pH is high, आपका normal pH 7.45 होता है ना. If we will change the pH to 7.6, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कम हो गए हैं तो opposite होगा. Affinity it will increase and the graph will shift towards left. ठीक है. This phenomena जो pH और ऑक्सीजन की reciprocal interaction है, it is called as Bohr effect. That increased hydrogen will release oxygen, decreased hydrogen it will make the affinity for oxygen high. Is it okay or not? मैम ये राइट शिफ्ट कैसे होगा जब पीएच लो होगी? ये दोबारा बता दें. पीएच जब लो होगी इसका क्या मतलब है?
हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। ज्यादा हाइड्रोजन आयन हो गए, ठीक है। एक हाइड्रोजन आयन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो ये ऑक्सीजन को निकाल दिया, इसने ऑक्सीजन को रिलीज करा दिया। यस मैम, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो क्या मतलब वो अफिनिटी बढ़ी या कम हुई? ऑक्सीजन की एफिनिटी हेमोग्लोबिन के लिए कम हो गई। कम हो गई। जब अफिनिटी कम होगी तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? राइट। राइट, ठीक है। जब लेफ्ट की तरफ जाता है तो अफिनिटी बढ़ती है, जब अफिनिटी कम होती है तो ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, ठीक है फाइजा। मैम इसका मैम वो मेरा नेट खराब हो गया था ना, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। मैम देखिए वो इसका राइट पे शिफ्ट इसलिए होगा क्योंकि अब हम लंग्स की तरफ जाते हुए हमारे पास कम होती है हेमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं होती। हाँ तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई, हाँ तो वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए द ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, और अगर आपका पीएच बढ़ेगा इसका मतलब है हाइड्रोजन आयंस आर लेसर इन क्वांटिटी, इसका मतलब है दैट ऑक्सीजन इट विल बाइंड मोर टाइटली। तो ये एक फैक्टर है ऑक्सीजन को रिलीज कराने का। अगर किसी वजह से किसी को अल्कलोसिस हो जाए तो क्या होगा? अल्कलोसिस में क्या होगा फिर? अल्कलोसिस में बॉडी का पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। पीएच ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी या नहीं होगी? The graph will shift towards left. ठीक है, it is called as Bohr effect. ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन मैंने आपको बता दिए हैं, जितने भी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे अच्छा ठीक है, ये वाला एक रिएक्शन है, ये आप काफी दफा पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कि आपकी जो टिश्यूज के लेवल पे ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इट विल रिएक्ट विद वाटर, ये भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड इट विल मेक कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फिर टूटता है इनटू बाइकार्बोनेट एंड प्रोटॉन। दिस प्रोटॉन इज आल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स के पीएच को लो करने का सोर्स है। ठीक है, this proton when one of this proton it will bind to oxygen, sorry it will bind to hemoglobin, तो ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो इट विल रिलीज टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ। हाँ जी बताएं बेटा। मैम मतलब उसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए डिक्रीज करेगा ना? जी, कम करेगा। ओके ठीक है, अब ये हिस्टीडीन है। दिस प्रोटॉन व्हेन इट विल बाइंड टू दिस हिस्टीडीन, तो ऑक्सीजन को ये रिलीज करा रहा है और आपस में जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं दे विल मेक आयनिक बॉन्ड, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करा देंगे। ठीक है मैम ये फिर मेरा भी नेट खराब हो गया, लाइट ऑफ हो गई, तो ये प्लीज दोबारा समझा दी मैकेनिज्म ऑफ बोहर इफेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ बोहर इफेक्ट ये है कि जब आपके पास देयर आर मोर प्रोटॉन्स, दीज प्रोटॉन्स दे विल बाइंड द हिस्टीडीन्स। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा प्रोटॉन्स हो गए ना, तो प्रोटॉन्स के जो आपका इनका हिस्टीडीन है इसका pKa इज हाई। हाई pKa का क्या मतलब है? लो pKa और हाई pKa का मतलब आता है, आपने ये एसिड बेस में पढ़ा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हाई pKa का मतलब pKa इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। लो pKa अगर किसी का है इसका मतलब है वो थोड़ी कम pH के ऊपर अपना हाइड्रोजन रिलीज करना शुरू करेगा। ठीक है, हिस्टीडीन का pKa इज हायर। आपने जब अमीनो एसिड पढ़े होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा दैट इट हैज द बफरिंग कैपेसिटी, और हमारी ब्लड के करीब करीब इसका pKa होता है। ठीक है, तो हिस्टीडीन जो है इट विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन्स। जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा तो इट विल मेक द आयनिक बॉन्ड विद अदर अमाइनो एसिड्स और ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ठीक है, the amino acids they will become protonated and they will release oxygen और आपस में बॉन्ड बना लेंगे। This is the mechanism of Bohr effect. ठीक है या नहीं ठीक है बेटा? ठीक है, इसको एक दफा आप खुद भी ये रीड करें। काफी है आज के लिए, आप एक पीके वाला रिपीट कर दें।
ठीक, मैंने ये एक और फैक्टर बताना है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट वाला, उसके बाद बस करेंगे। ठीक है, बाकी फैक्टर कल बता दूंगी। ठीक है, पीके का ये मैं आपको बताई थी, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बोहर इफेक्ट, या पीएच के कम होने से ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है। जब पीएच कम होती है इसका मतलब है आपके पास एनवायरनमेंट में ये बीटा सब यूनिट है, ये अल्फा सब यूनिट है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, जब प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं तो अमाइनो एसिड दे विल बिकम प्रोटोनेटेड। ठीक है, जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं जिनका पीकेए हाई है, दोस अमाइनो एसिड दे विल बिकम प्रोटोनेटेड। ठीक है, ये जैसे ये है, इधर लाइसिन, इधर ये हिस्टीडीन, जब ये प्रोटोनेटेड हो जाएंगे तो ये अपने बाकी अमाइनो एसिड के साथ मिलकर दे विल मेक आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, या सॉल्ट ब्रिजेस कहते हैं। These protonated amino acids they will make ionic bonds. जब ये आयनिक बॉन्ड बना देंगे तो फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। ये हिस्टीडीन फिर ऑक्सीजन को, इट विल रिलीज ऑक्सीजन, आपस में आयनिक बॉन्ड बना देंगे, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। इट विल हेल्प टू रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, इट विल फेवर डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने जब हीमोग्लोबिन को बाइंड किया तो इसने ऑक्सीजन को रिलीज इसका इजी कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना तो सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आप ले लें, व्हेन द लेवल ऑफ प्रोटॉन विल बी हाई इट विल बाइंड हीमोग्लोबिन एंड इट विल रिलीज ऑक्सीजन। ओके ओके मैम। अच्छा जी, अब ये लास्ट एक मैं आज के लिए लास्ट फैक्टर आपको बता रही हूँ, बाकी फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ दो रह गए, वो मैं कल आपको बता दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या है, पहले आपने कभी सुना है इसका नाम, ये पढ़ा है आपने? यस मैम, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस में साइड में एक रिएक्शन में आरबीसीज में सिर्फ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल जो है, व्हाट डज इट डू, व्हेन इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इट विल हेल्प द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, this 2,3 bisphosphoglycerate, when it will bind to hemoglobin, then it will help to release oxygen. So it will shift the graph towards Right side. Right side. 2,3 bisphosphoglycerate will shift the graph Right towards side. right. ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, this 2,3 bisphosphoglycerate it is negatively charged. ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता रही हूँ बेटा, 2,3 bisphosphoglycerate is a negatively charged। ठीक है, it will between two beta chains, ये एक बीटा चेन है, इसके जो है ना इंटरचेन के ऑन द outer side of these beta chain यहाँ पर positive charged amino यहाँ पर पड़े होते हैं। इन positively charged amino acid की वजह से this 2,3 bisphosphoglycerate it fits here in the pocket between the two beta chains। जब ये यहाँ fit होता है तो conformational change की वजह से it will release oxygen। So due to any mutation some of these positively charged amino acid they are not present here, तो फिर क्या होगा? मिस अटैचमेंट नहीं होएगी और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा तो ग्राफ टुवर्ड्स ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा। ठीक है, ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स The left side. लेफ्ट साइड। graph will shift towards The left side. लेफ्ट साइड। ठीक, ये आपको क्या हुआ है इसके अंदर लिपिड के अंदर। ठीक है, दिस ब्लू लाइन इट इज द नॉर्मल ब्लड। नॉर्मल ब्लड के अंदर
2-3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, नॉर्मल जो है इसके अंदर बिसफॉस्फोग्लिसरेट 5 मिलीमोल, आप इस 5 मिलीमोल, इस 5 मिलीमोल इसका लेके मोल करें, 2-3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा, तो इट विल इज 2-3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बिल्कुल खत्म कर दें, जीरो कर दें, ब्लड में से निकाल दें, तो फिर ऑक्सीजन ये रिलीज नहीं। ठीक है, ये समझ आ रही है बेटा? मैम ये फिर से पढ़ा दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। मिस आपकी आवाज भी सही चलें नहीं ठीक आ है, रही ये है। ठीक है, मैम मैं आवाज कल बहुत सुबह कट रही इसको है। कल हम इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू। हम कल दोबारा मैम रिपीट थैंक कर यू। लेंगे, ठीक है? फ्रॉम दिस 2-3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ओके जी, मैम काइंडली सो स्लाइड विल शेयर कर मीट दीजिएगा। टुमारो। ये आप एक दफा लिपिनकॉट से रीड करके आएगा। ओके मैम, मैम थैंक यू। काइंडली स्लाइड शेयर कर दीजिएगा मैम। यहाँ इसमें स्लाइड शेयरिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब में सब स्लाइड शेयर करते हैं जब टॉपिक स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड नहीं है, जगह दिया है टॉपिक, ठीक है? ठीक है, थैंक जहाँ यू। जरूरत। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।